रायपुर के छोटे से गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। पति की मजदूरी ना लगने की वजह से दोनों बहुत ही परेशान थे। सुनीता, अब हम क्या करेंगे? इतने दिनों से मेरी कोई मजदूरी नहीं लग रही और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता जो मैं वो कर लूं। अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। अब तो जो बचत के पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। भगवान किसी को कभी इतना बेबस न करे। अरे भाग्यवान, ऐसे नहीं बोलते। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। खैर छोड़ो ये सब, घर में जो पड़ा है उससे कुछ बना लो और मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद आज कोई काम मिल जाए। ठीक है। ये कहकर अनिल वहां से चला जाता है। अनिल जगह जगह जाता है और लोगों से काम के लिए पूछता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। हार थककर वो एक जगह पर बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? आज भी काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो बैठा बैठा ये सब सोच ही रहा होता है कि वहां पर उसका बचपन का दोस्त रामू आता है। क्या हुआ अनिल, तुम यहाँ पर इतने परेशान क्यों बैठे हुए हो? कुछ बात हो गई है क्या? कुछ नहीं भाई, बस बहुत दिनों से कोई मजदूरी नहीं लगी। घर में कुछ खाने को भी नहीं है, इसलिए परेशान हूँ। बस इतनी सी बात है, इस बात के लिए परेशान क्या होना। ये परेशानी तो मैं तुम्हारी अभी हल कर देता हूँ। अपने यहाँ भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, उसके लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है। उस मंदिर का सारा काम सरपंच जी ने सेठ प्रेमचंद को दिया है। तुम जाकर उनसे बात कर लो, वहां तुम्हें भी काम मिल जाएगा। सच में भाई? अगर मुझे वहां काम मिल गया तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। उसके बाद अनिल वहां से सेठ प्रेमचंद से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अनिल सेठ प्रेमचंद के घर के पास पहुंचता है। वो देखता है सेठ घर के बाहर बैठा हुआ है। वो उनके पास जाता है। आओ अनिल, आज कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर? कुछ नहीं सेठ, मैंने सुना है कि आपको भोलेनाथ का मंदिर बनाने का काम मिला है। हाँ, वो काम तो मैं ही देख रहा हूँ। उसी के सिलसिले में बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है कि आपको मजदूरों की जरूरत है। हाँ, वो तो है। आपको तो पता है मैं कई दिन से काम की तलाश में हूँ। अगर आप मुझे वहां पर मजदूर का काम दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, पर तुम्हें सिर्फ 100 ही मिलेंगे प्रतिदिन के। मंजूर है तो बोलो। वैसे तो दिहाड़ी 400 मिलती है, पर कोई बात नहीं, आप मुझे इतने ही दे देना। कुछ ना करने से तो बेहतर है, इतने भी मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तुम कल सुबह मंदिर के पास मिलना और टाइम से आ जाना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। ये कहकर अनिल वहां से चला जाता है। ये हुई ना बात, अब काम भी होगा और मुनाफा भी मेरी जेब में जाएगा। उसको क्या पता सरपंच मुझे एक मजदूर के 400 दिहाड़ी दे रहा है। इसे कहते हैं अक्लमंदी का सौदा। अनिल की मजबूरी का फायदा उठाकर सेठ प्रेमचंद खुश हो रहा था। अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? एक खुशखबरी सुनानी है, जल्दी बाहर आओ ना। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, मुझे काम मिल गया। तो उसमें क्या हुआ? 10-15 दिन काम मिलता है और फिर 1 महीने तक खाली बैठे रहते हो। घर तो मेरी ही वजह से चलता है, वरना रोज खाना तक नसीब नहीं होता। पर जो मुझे अब काम मिला है वो 10-15 दिन का काम नहीं है, पूरे 3 महीने का काम है। और इस बार मुद्राएं थोड़ी कम है, पर काम चल जाएगा। ऐसा कौन सा काम मिल गया जी जो 3 महीने तक काम करना है? हमारे बड़नगर गांव में एक शिव का मंदिर है, पर कोई बड़ा मंदिर नहीं है, तो अब एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। इसी खुशी में आज मैं खीर बनाती हूँ। खीर? यहाँ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता और तुम खीर बनाने की बात कर रही हो? आप उसकी चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी थोड़ी मुद्राएं हैं जिससे हम दोनों खीर तो खा ही सकते हैं। और जब आपको 3 महीने तक का काम मिला है, तब तक आप इतना तो कमा ही लोगे कि हम 56 भोग तक खा सके। क्यों?
56 भोग का तो पता नहीं, पर इतना तो कमा ही लूंगा कि थोड़ी गरीबी कम हो सके। शाम होने वाली है। अच्छा, तो अब हम खाना खा के सो जाते हैं। कल तुम खीर बना लेना। रात को दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह तुम रात को खीर बना के रखना, साथ में खाएंगे, ठीक है? ऐसा कहते ही अनिल काम के लिए निकल जाता है। सुनीता खीर के लिए चावल खरीदने बाजार जाती है। बाजार में एक दुकान पर सुनीता को देखकर दुकानदार मुंह बनाता है। आज तुम इतने दिनों बाद यहाँ पर? माफ करना, आज तुम्हारे लिए कीड़े लगे सस्ते चावल नहीं हैं। लेने हैं तो ये अच्छे चावल ही लेने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, आज मैं खीर के चावल लेने आई हूँ। खीर के चावल? कहीं डाका डाला है क्या? तुम्हें पता है ना, 100 ग्राम चावल की कीमत 40 तांबे के सिक्के हैं। जी मुझे पता है, और इसीलिए मैंने इतने दिनों से सिक्के इकट्ठा भी किए हैं। आज मेरे पति को 3 महीने के लिए काम मिला है। इसी खुशी में आप मुझे 50 ग्राम खीर के चावल दे दो, और ये रहे 20 तांबे के सिक्के। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, ये लो खीर के चावल। सुनीता खुशी खुशी खीर के चावल लेकर घर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर अनिल काम पर पहुंच जाता है। सेठ प्रेमचंद कहता है, अरे अनिल, पहले दिन ही इतनी देर? तुझे यहाँ टिकना तो है ना कि मैं किसी और को रख लूं? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप बस आज माफ कर दो। कल से मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा, पक्का। ठीक है, अब काम पर लगो। काम पर तो देर से आए हो, पर काम ठीक से करना। जी, मैं मन लगाकर काम करूंगा। अनिल ऐसा कहते ही काम पर लग जाता है। सेठ प्रेमचंद उसे एक खास काम देता है। अनिल, ये मूर्ति ले और मेरे घर पर रख देना। एक बार मंदिर का काम पूरा हो जाए, फिर मूर्ति की पूजा करके मंदिर में स्थापित कर देंगे। पर याद रखना, ये मूर्ति बहुत कीमती है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। जी सेठ जी, जैसा आप कहे। अनिल उस मूर्ति को ले जा ही रहा था कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो फिसल जाता है। अनिल मूर्ति के साथ जमीन पर गिरता है और मूर्ति के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? गधे, इतनी कीमती मूर्ति तूने तोड़ दी। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया था। तो क्या मेरी गलती है? हाँ, तुझे मैंने कहा था कि कीमती मूर्ति है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। पर तेरे जैसा मंदबुद्धि इंसान ये बात समझ ही नहीं सकता। तेरे जैसा फटीचर इंसान क्या जाने कि इस मूर्ति की कीमत क्या है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से तुझे काम दूंगा तो ना होगी। तुझे आज ही मैं काम से निकालता हूँ। और हाँ, ये जो मूर्ति तूने तोड़ी है उसके पैसे भी देगा, और अगर नहीं दे पाया तो तुझे और तेरी पत्नी दोनों को इस गांव से धक्के मार कर निकाल देंगे और तेरा घर भी बेच देंगे। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, तो भला मैं इस मूर्ति के पैसे कैसे दे सकता हूँ? वो सब मैं नहीं जानता। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं दे पाया तो समझ लेना। अब उठ और यहाँ से निकल जा, और जब तक पैसे ना आ जाए तब तक अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना, समझा? अनिल निराश होकर वहां से निकल जाता है। उसे सुनीता का चेहरा याद आता है जो खीर बना रही होगी। हे भगवान, ये आपने क्या किया? मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया भगवान? आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आपने मुझे आज ये सिला दिखाया है? मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ खुशी से 2 पल जीना चाहता था, उसके साथ बैठकर खीर खाना चाहता था, पर अब तो वो खीर मेरे गले से ही नहीं उतरेगी। बेचारी कितनी खुश होगी और मेरी राह देख रही होगी, पर अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? भगवान, अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ बहुत देर हो जाती है, लेकिन अनिल घर नहीं पहुंचता। कितनी देर हो गई है, पर यह है कि अब तक नहीं आए। खीर ठंडी भी हो चुकी है, इतना भी क्या काम करना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए कोई उपहार लेने गए हो? ऐसा ही हुआ होगा। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। सुनीता इंतजार करती ही रह जाती है। अनिल नहीं आता है। वहां से 2 औरतें गुजर रही थी और सुनीता को देखकर कहती हैं, सुनीता किसकी राह देख रही है? कहीं अपने पति की तो नहीं?
जिसे धक्के मारकर काम से निकाल दिया गया। काम से निकाल दिया गया? ये क्या कह रही हो बहन? तुम्हें नहीं पता क्या? अब तक तो सारे गांव को पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने भोलेनाथ की कीमती मूर्ति को तोड़ दिया था। इसीलिए काम से निकाल दिया गया है और कीमत भी चुकाने के लिए बोला है। तुम्हारे तो भागे ही फूटे हुए हैं बहन, जो तुमने ऐसे आदमी से बिहा किया है। शांत हो जाओ, अब एक शब्द और नहीं। कुछ भी कह लो, पर अपने पति के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती मैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने ये बात मुझे बताई। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रोकने का। हम तो बस तुम्हारी भलाई के बारे में ही बोल रहे थे। ऐसा कहते ही वो दोनों वहाँ से चली जाती है। सुनीता रात भर अनिल का इंतजार करती रहती है और सुबह हो जाती है, लेकिन अनिल नहीं आता और उसे एक सपना आता है। ये क्या? मैं सेठ धनराज के घर पर हूँ और उसके घर में आग लगी हुई है? नहीं, ये तो सेठ की खुद की लगाई हुई आग है। वो किसी और को फंसाना चाहता है। ये सपना कितना अजीब है। अनिल की नींद खुल जाती है। वो घबराया हुआ था। हे भगवान, ये क्या सपना था? ये तो बहुत बुरा सपना था। तभी वहाँ से गुरुदेव गुजरते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रात भर यहीं सोए थे क्या? हाँ गुरुदेव, वो थोड़ी आंख लग गई थी। लेकिन बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी रात से ही परेशान है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर गुरुदेव, घर जाकर भी मैं क्या करता? कैसे मुंह दिखाता? हाँ, मैंने सुना तुम्हारे बारे में। कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, किंतु तुम चिंता मत करो, क्योंकि पता चला है कि कल जिस पत्थर पे तुम्हारा पैर फिसला था, वो पत्थर सेठ प्रेमचंद ने ही जानबूझकर रखा था। इस विषय में सरपंच साहब और बाकी सब बातचीत कर रहे हैं। देखना, बात तुम्हारे ही पक्ष में आएगी। आप सच कह रहे हैं गुरुदेव? अगर ऐसा है तो भगवान ने मेरी सच में सुन ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अनिल को अपने सपने की याद आती है। अच्छा गुरुदेव, आपने कहीं आग लगी हुई देखी क्या किसी के घर पर? नहीं बेटा, आग तो कहीं नहीं लगी है। मैं अभी सेठ के घर के रास्ते से आ रहा था, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं गुरुदेव, बस मुझे एक सपना आया था। उसमें मैंने देखा कि ठेकेदार के घर में आग लगी है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अरे जल्दी चलो रे, जल्दी चलो, सेठ धनराज के घर पर आग लग गई है। देखो गांव वालों, ये मनहूस अनिल ही है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगाई है। तू तो नहीं बचेगा। नहीं सेठ जी, मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो मंदिर में सो रहा था। क्या तेरा घर नहीं है क्या जो तू मंदिर में सो रहा था? अब पकड़ा गया है तो बहाने बना रहा है। अपनी गलती दूसरों पर मत थोपो सेठ प्रेमचंद। अरे सरपंच साहब, आप नहीं जानते ये अनिल कितना बड़ा दुष्ट है। इसने कल मूर्ति तोड़ दी और जब मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने बदला लेने के लिए मेरे घर में आग लगा दी। मुझे पता है किसने क्या किया है। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मैं तुम्हें मंदिर के काम से हटा रहा हूँ और किसी और ठेकेदार से ये काम करवा लूंगा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं सरपंच साहब। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा अनिल। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ, कल से तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, परेशान हो रही होगी। अब जाओ। आपका धन्यवाद सरपंच साहब, अब मैं चलता हूँ। अनिल घर जाता है और सुनीता को सारी घटनाएं बताता है। चलो, अच्छा हुआ कि सरपंच साहब ने सब संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ वो तो है। अब ये सब छोड़ो और जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। मैं अभी आपके लिए खीर गरम करके लाती हूँ। तुमने खीर नहीं खाई क्या? आपके होते हुए पहले मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं अभी खीर लाती हूँ। वे दोनों खीर खाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। अनिल को फिर से एक सपना आता है और वो छटपटाने लगता है। ए जी, उठो जी, आप इतना छटपटा क्यों रहे हो? उठो, क्या हुआ जी? कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा तो देखा ही, पर असली सपना भी देखा। असली सपना? ये आप क्या कह रहे हो जी? हाँ पता है, जब मैं मंदिर में सो गया था तब मैंने सुबह एक सपना देखा था कि सेठ के घर में आग लग गई थी, और हुआ भी ऐसा ही था। तो क्या आपको भविष्य के सपने आते हैं? शायद। अगर मुझे दिखने वाले सपने सच होते हैं तो ये भी जरूर सच होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा सुनीता। जल्दी चलो यहाँ से। पर कहाँ? वो सब बाद में पूछ लेना, पहले यहाँ से निकलो। अब चलो।
अनिल और सुनीता वहां से चले जाते हैं। उनके जाने की कुछ ही देर बाद सेठ प्रेमचंद मशाल लेकर वहां आता है। तूने गांव वालों को तो मूर्ख बना दिया, पर मुझे पता है कि तूने ही मेरे घर पर आग लगाई थी। आग के बदले आग। तूने मेरे घर पर आग लगाई थी ना, अब तू और तेरी पत्नी इस घर के साथ ही स्वाहा हो जाएंगे। तभी गांव वाले और सरपंच साहब सुनीता और अनिल के साथ वहां आ जाते हैं। ओह, सरपंच साहब, आप यहाँ पर आप सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आग लगाने आया हूँ? हमें अनिल यहाँ लेकर आया है। अनिल ने तुम्हें अपने घर में आग लगाते हुए सपने में देखा था। पहले तो ये बात सुनकर मुझे भी बड़ी हैरानी हुई और यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब अपनी आंखों से देख लिया तो पता चल गया उसके सपने सच में सच होते हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे सच के सपने आते हैं सेठ जी। अच्छा हुआ अनिल जो तुम हमें यहाँ लेकर आ गए, वरना हमें तो इसके असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता। गांव वालों, इसे पकड़ लो और कल सुबह होते ही इसे महाराज के सामने लेकर जाना। अब वही इसका निर्णय करेंगे। उसके बाद गांव वाले सेठ प्रेमचंद को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। लगता तो ऐसा ही है सुनीता। कल का सपना तो पूरा हुआ ही, लेकिन आज भी मैंने देखा कि ठेकेदार यहाँ पे आग लगाने आएगा और वो भी सच हो गया। मुझे तो लगता है ये मुझे भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप भेंट में दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आग लगने से पहले ही आपको सपना आ गया और आपने सब सुलझा लिया, नहीं तो क्या से क्या हो जाता। अब उसकी चिंता मत करो, अब सब ठीक है। अब चलो चलकर सो जाते हैं, क्या पता फिर कोई सपना आ जाए। अब तो मैं भविष्य देख सकता हूँ। अब मेरा तो सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोनों जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अनिल को राजा के सामने पेश किया जाता है। तो तुम हो वो अनिल जिसके सपनों की वजह से मेरी प्रजा का एक बड़ा संकट टल गया। जी महाराज। हमने सुना है कि तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत गरीब हो। तुम्हारी ईमानदारी और इस अनूठी क्षमता ने हमें प्रभावित किया है। हमने तय किया है कि हम तुम्हें एक गांव का प्रमुख बनाएंगे ताकि तुम लोगों की सेवा कर सको। आपका धन्यवाद महाराज। अनिल की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि राजमहल के अंदर एक सांप राजा के सिंहासन के चारों ओर लिपटा हुआ है। अनिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? तुम बेचैन क्यों लग रहे हो? महाराज, आपके प्राण खतरे में हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अभी एक सपना आया है। सपने में मैंने देखा कि आपके शरबत में जहर मिलाया गया है। एक सांप आपके सिंहासन पर लिपटा हुआ था। इसका मतलब है कि कोई आपको जहर देना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? ये जरूर पड़ोसी राज्य की साजिश होगी। सैनिक, जाओ और मेरे शरबत की जांच करो। जांच करने पर पता चलता है कि शरबत में सच में जहर मिलाया गया था। राजा क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत उस सेवक को पकड़ने का आदेश देते हैं जिसने शरबत बनाया था। सेवक को पकड़ लिया जाता है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अनिल, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारी ईमानदारी और ये अनोखी शक्ति किसी भी हीरे जवाहरात से बढ़कर है। हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें सिर्फ एक गांव का प्रमुख नहीं बनाएंगे, बल्कि तुम्हें राज्य का प्रमुख मंत्री बनाएंगे। तुम्हारा काम होगा अपने सपनों की शक्ति से राज्य को आने वाले खतरों से बचाना। महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। सैनिकों, अनिल और उसकी पत्नी को आज से हमारे शाही घर में जगह दी जाएगी। अब से ये हमारे मेहमान हैं। अब उन्हें 2 वक्त के खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा और ना ही उन्हें किसी भी गरीबी के दुख को झेलना पड़ेगा। अनिल अपनी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और अपने सपनों की मदद से राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाता है।